स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। जीआईसी लेक्चरर के हम लोग रिवीजन वीडियो पे हैं और हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल हम लोग लिए हैं 1813 के चार्टर एक्ट से और इसमें हम लोग सारी चीजें समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो ये 1813 का जो चार्टर एक्ट था ब्रिटिश भारत के संवैधानिक इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था दोस्तों। और इसको हम आज समझेंगे कि इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं। अगर हम प्रावधानों की बात करें दोस्तों, हम पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आपको समझना ज़्यादा होगा, सुनना ज़्यादा होगा। पहली बात तो ये कि व्यापारिक जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर अब से एकाधिकार, मोनोपोली खत्म हो गई और अब ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारत के द्वार खुल गए कि केवल कंपनी जो शासन करती थी अब वो नहीं करेगी। अब इंडिविजुअल जो व्यापारी हैं वो भी जा सकते हैं भारत और अपना व्यापार कर सकते हैं। और अगर देखेंगे दोस्तों तो इन्हीं के दबाव में ही, यानी वहाँ के पूंजीपति जो थे उनके ही दबाव में ये आया था, क्योंकि वो सब आ नहीं पा रहे थे तो कच्चा माल अंग्रेज ब्रिटिश कंपनी से मंगाते थे तो ब्रिटिश कंपनी अपना मुनाफा काट के देती थी। अब ये पूंजीपति अपना खुद आएंगे और खुद ले जाएंगे तो जो मुनाफा था उनका फायदा हो जाएगा। इसलिए इसको मोनोपोली को ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी के खत्म कर दिया गया था। दूसरी बात, कुछ अपवाद भी रखा गया है। एक्सेप्शन क्या था दोस्तों? एक्सेप्शन में दो चीज रखी गई थी कि चलो बाकी लोग तो आ जाते हैं व्यापार कर लेंगे, लेकिन दो चीज, एक तो चाय पे और एक चीनी पे। चीन पे, यानी चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए स्वतंत्र थी अभी तक, मतलब वो अधिकार नहीं छीना गया था। और चाय का व्यापार करने के लिए, चाय पीने वाली चाय का व्यापार करने के लिए ये दो चीजों को छोड़कर बाकी सारी चीजें हटा ली गई थी। तीसरी बात 1813 में ये होती है कि 1 लाख रुपए का बजट दिया जाता है। किसके लिए? शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के लिए धनराशि दी जाती है, लेकिन वो खर्च नहीं हो पाती है। बाद में लॉर्ड मैकाले आते हैं और प्राच्य विधा और आंग्ल विद के मध्य सुलझाते हैं और बताते हैं कि नहीं भाई, अंग्रेजों के लिए ही है, इंग्लिश के लिए ही है, कुल मिला के वो अपने फायदे के लिए ही है। ईसाई मिशनरियों की ही बात हो रही है, तो ईसाई मिशनरी इसके पहले नहीं आते थे। ईसाई मिशनरी, ठीक है, तो ईसाई मिशनरियों को भारत में जो धर्म प्रचार और बसने की आधिकारिक अनुमति थी वो 1813 से ही मिलती है। और इस एक्ट में भारत में ब्रिटिश जो क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की जो संप्रभुता थी उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया था, यानी संवैधानिक स्थिति को बता दिया था कि भाई जो भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र है वो ब्रिटिश क्राउन सोवेरेनिटी के अंतर्गत आते हैं। और स्थानीय निकायों को शक्ति देना, यानी स्वायत्त, जो स्थानीय स्वायत्त सरकारें थी, लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, और कर यानी टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनको टैक्स लगाने का अधिकार है कि भाई अब तुम लोग टैक्स लगा सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी इसमें क्या था, ये व्यापारिक छूटें खत्म कर दी गई थी। और इनका उद्देश्य ये भी था दोस्तों, क्यों आया था, इनके दबाव में क्यों आया था, तो इसका रीजन समझेंगे तो सबसे जरूरी ये हो जाता है कि उस टाइम नेपोलियन था और उसकी महाद्वीपीय प्रणाली चल रही थी। महाद्वीपीय प्रणाली, कॉन्टिनेंटल सिस्टम था उसका। ये उसका मानना था कि जो ब्रिटिश व्यापारियों, जो कॉन्टिनेंट है उसके अंडर में पूरा आ जाए, जिससे एक बात हुई कि जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको नुकसान होने लगा और थल थल के रूप में, यानी बाई लैंड आ नहीं सकते थे। तो इसीलिए भारत के बाजारों को उन्हें खोलना जरूरी हो गया था, क्योंकि वो वहाँ पे व्यापार नहीं कर पा रहे हैं यूरोप में, इंग्लैंड के व्यापारी, तो उनके लिए बाजार जरूरत होगी। और बाजार के लिए उनके लिए सेफ जोन इस टाइम तो उपनिवेश ही थे, और उस टाइम भारत ही सबसे अच्छा उपनिवेश था। समय सीमा इसकी थी दोस्तों कि 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया 1813 के बाद से। और लाभांश, अगर डिविडेंड की बात करेंगे तो 10.5% तक सीमित कर दिया गया था इसमें। ठीक है, ये कुछ प्रमुख बातें थी 1813 से। इसके आगे कुछ और बात करें तो फिर समाज आ जाता है। हम केवल वो सिलेबस के अनुसार ही चल रहे हैं दोस्तों, अलग अलग इसलिए ले रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएशन बना रहे हैं, अच्छा भी लगे, मोनोटोनस ना हो जाए। ब्रह्म समाज की बात करते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में समझते हैं। क्या है कि आधुनिक जो भारत है
उसके पहले महत्वपूर्ण सुधार आंदोलनों में से ये प्रमुख था और भारतीय समाज में पुनर्जागरण की नींव रखता है। तो रीबर्थ पुनर्जागरण की नींव कौन रखता है? ये ब्रह्मो समाज रखता है और इसकी स्थापना होती है 20 अगस्त 1828 को होती है ब्रह्म समाज की स्थापना, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा होती है। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक बोला जाता है और भारतीय पुनर्जागरण जागरण का अग्रदूत भी बोला जाता है। और ये कहाँ पे है? कलकत्ता कलकत्ता में, यानी अब कोलकाता में जो है वो स्थापित हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, कोर फिलॉसफी क्या थी? वो थे कि ब्रह्म समाज में एकेश्वरवाद, एक तो एकेश्वरवाद पर एकेश्वरवाद पर बल देते थे, यानी ईश्वर की पूजा तो, लेकिन केवल एक ईश्वर की पूजा करना है, ये नहीं कि 33 करोड़ देवी देवता, ये सब नहीं मानते थे। उस मूर्ति पूजा का विरोध करते थे कि कैसे भगवान को आप कैसे देख सकते हैं, तो मूर्ति का विरोध करते थे। कर्म कांडों के खिलाफ थे, जो आजकल खूब ढेर सारा चलता है, कर्मकांड उसके खिलाफ थे ये। ठीक है। वेदांत पर जोर देते थे, वेदांत पर जोर देते थे। वे उपनिषद और वेदों को ज्ञान का आधार मानते थे और इनका मानना था कि भाई सामाजिक समानता जरूरी है, समानता जरूरी है। नो जात पात, यानी जाति पात नहीं मानते थे, छुआछूत का विरोध करते थे। तो ये प्रमुख कारण थे। इनके अलावा प्रमुख फिलॉसफी थी। प्रमुख सामाजिक सुधार की बात करेंगे। सामाजिक सुधार में क्या बात करते हैं? पहला है तो सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही होता है। और लेकिन करते कौन है? बेंटिंग सती प्रथा को अवैध घोषित कर देते हैं। उस समय गवर्नर यही थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दूसरा, स्त्री शिक्षा पे काफी बात करते हैं, स्त्री शिक्षा पे काफी बात करते हैं। महिलाओं की शिक्षा और विधवा विवाह के पुरजोर समर्थन करते हैं और बहुविवाह का विरोध करते हैं, बहुविवाह का विरोध करते हैं। एक से अधिक विवाह प्रथा को समाप्त करने की वकालत करते हैं। ठीक है। अब एक इसमें सबसे जरूरी चीज आ जाती है दोस्तों, इनका विभाजन। तो विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहीं से आता है कि जो ब्रह्म समाज था उसका विभाजन होता है और ये 2 बार विभाजित होता है। एक तो देखो, राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है 1833 में, ठीक। और आंदोलन का नेतृत्व फिर आ जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय के बाद, राजा राम मोहन राय के बाद संभालते कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। टैगोर मेन हो जाते हैं, लेकिन इनके विचारों के मतभेद के कारण विभाजन हो जाता है। दोस्तों, जब विभाजन होता है इसमें तो देखते हैं 2 पहले आते हैं, कौन कौन से? एक तो आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा ये है भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है। और जो आदि ब्रह्म समाज था वो यही देवेंद्रनाथ टैगोर का था, देवेंद्र नाथ टैगोर साहब का। और भारतीय ब्रह्म समाज जो था केशव चंद सेन के अंतर्गत आता है। ये दोनों अलग हो गए थे। जब देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे ये पुराने और पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने के पक्षधर थे, जबकि ये जो केशव चंद सेन है उन्होंने समाज को अधिक उदार बनाया और देश भर में इनकी शाखाएं खोली अलग अलग, केशव चंद सेन ने। और उसके बाद आगे चलते हैं। जो केशव चंद सेन रहते हैं ये अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं कूच विहार के राजा से। विवाह करना कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन जब ये बाल विवाह का विरोध कर रहे थे, लेकिन इनकी बेटी बाल विवाह मतलब बहुत छोटी थी, 12-13 उम्र होगी मुश्किल से, या 8-9 थी, यानी बहुत छोटी थी, तो कूच विहार के राजा से कर देते हैं। और इसके बाद ये कहते हैं कि नहीं, जो भगवान चाहता है वही होता है। तो तब फिर इसमें खटास आ जाती है, लोग नाराज हो जाते हैं और आनंद इनसे भारतीय ब्रह्म समाज से आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, ये दोनों लोग एक अलग शाखा निकालते हैं, स्थापित करते हैं, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं।
तो इस तरीके से समझ गए ना कि ब्रह्म समाज दो भागों में पहले डिवाइड होता है कि आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। फिर भारतीय ब्रह्म समाज से एक नया साधारण ब्रह्म समाज निकलता है आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और राजा राम मोहन राय की बात ही चल रही थी तो संवाद कौमुदी तो कैसे भूल सकते हैं। संवाद कौमुदी दोस्तों संस्कृत बंगाली थी, प्रमुख रूप से बंगाली पत्रिका राजा राम मोहन राय के द्वारा। मिरातुल अखबार निकाला जाता है, मिरात उल अखबार फारसी में, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। एक और होता है तत्वबोधिनी पत्रिका, जो होती है देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा निकाली जाती है। क्या है? तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका होती है जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा निकाली जाती है ब्रह्म समाज के विचारों के प्रचार के लिए। और राजा इनको बोला जाता है, लेकिन राजा तो थे नहीं, तो राजा की उपाधि दी गई थी। ये मुगल शासक थे, अकबर द्वितीय ने इनको दी थी। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करेंगे दोस्तों तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, ईसा के नीति वचन यानी परसेप्ट्स ऑफ जीसस की बुक किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने। ईसा की नीति वचन यानी परसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट होते हैं ब्रह्म समाज। अभी थोड़ा टाइम है तो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं एक और समाज को, जो आता है प्रार्थना समाज। कंफ्यूजन में मत रहिएगा दोस्तों, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज में काफी ज्यादा कंफ्यूजन। प्रार्थना समाज, अब प्रार्थना समाज की बात चल रही है तो प्रार्थना समाज दोस्तों महाराष्ट्र के समाज सुधार आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह ब्रह्म समाज से काफी प्रभावित था, लेकिन इसकी प्रकृति अधिक व्यावहारिक और हिंदू समाज के भीतर रहकर सुधार करने की थी। तो इनमें अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 31 मार्च 1867 में स्थापना होती है। कहाँ पे? बम्बई में स्थापना होती है, जो कि अब मुंबई होते हैं। इसके संस्थापक के रूप में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा, आत्माराम पांडुरंगा की बात आती है। और ये केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेते हैं। ये भी पूछा जाता है किससे प्रेरणा लेते थे? केशव चंद्र सेन से प्रेरणा ली थी उन्होंने, जब वे 1864 में महाराष्ट्र की यात्रा पे गए थे। महाराष्ट्र की यात्रा पे केशव चंद्र सेन गए थे 1864 में। तो आत्माराम पांडुरंग ने इनसे प्रेरणा ली और उसके बाद बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, 1867 में। सबसे प्रभावशाली नेताओं की बात करें इसमें प्रार्थना समाज में तो महादेव गोविंद रानाडे, रानाडे जिनको एमजी रानाडे भी बोला जाता है, वे 1870 में दोस्तों इससे जुड़ते हैं। 1870 में इससे जुड़ते हैं और एक अखिल भारतीय पहचान दिलाते हैं। रानाडे के जुड़ने से ही इसको अखिल भारतीय पहचान मिलती है। और अन्य नेताओं की बात करेंगे दोस्तों तो आरजी भंडारकर भी थे, आरजी भंडारकर भी थे और एनजी चंद्रावरकर भी थे, चंद्रावरकर भी थे। अब ये प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो प्रार्थना समाज का मुख्य जो जोर था वो कर्म पर था और सामाजिक सेवा पर था, समाज सेवा पर था। ठीक है, इन दोनों पे ज्यादा जोर देते हैं। साथ में एकेश्वरवाद, जैसे ब्रह्म समाज की बात करते हैं, एकेश्वरवादी था, एक ईश्वर की पूजा करते थे। धार्मिक सुधार की बात करते हैं। धार्मिक सुधार दोस्तों देखिए उतने पहले से ही होता रहा है। मूर्ति पूजा का विरोध और पुरोहितों के वर्चस्व को चुनौती देते थे ये भी। इसके साथ ही हिंदू धर्म के भीतर सुधार करना चाहते थे कि हिंदू धर्म के भीतर सुधार की बहुत आवश्यकता है। वे ईसाई इस्लाम की तरह अलग धर्म नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना चाहते थे। ठीक है, बुराइयों को दूर करना चाहते थे। कौन से? ये प्रार्थना समाज के लोग। भक्ति मार्ग उन्होंने अपनाया कि मध्यकालीन महाराष्ट्र के भक्ति संतों जैसे नामदेव, तुकाराम के विचारों को अपनाया उन्होंने। सामाजिक सुधार में 4 मुख्य स्तंभ की बात करते हैं। एमजी रानाडे
समाज सुधार के 4 मुख्य स्तंभ की बात करते हैं, एम.जी. राणा डे। तो पहली बात तो ये कि भाई जाति प्रथा का विरोध करते हैं। देखो, जाति प्रथा उसी समय से विरोध होती चली आई है, इसका विरोध होता चला है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं बल्कि अभी और बढ़ी रही है। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देते थे, लेकिन आज भी मारकाट हो जाती है। विधवा विवाह पुनर्विवाह के लिए संघर्ष करना पड़ता था, और स्त्री शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोलना, महिलाओं को शिक्षा देने के लिए कितनी बात होती थी। फिर भी अभी हमारे यहाँ लगभग 70% से ज्यादा नहीं शिक्षित हैं महिलाएं। ठीक है, लगभग 64-65 हैं। तो विवाह की आयु में वृद्धि करना यानी बाल विवाह को रोकने की बात करते हैं ये। और महत्वपूर्ण अगर कार्य की बात करें तो विवाह संघ विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना होती है 1861 में राणा डे द्वारा। ये भी जरूरी है। विधवा विवाह संघ की स्थापना राणा डे द्वारा होती है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये शिक्षा के प्रसार के लिए नींव रखने वाले में राणा डे का बड़ा हाथ होता है। और इन्होंने अछूतों और पिछड़ों की जो शिक्षा के लिए नाइट स्कूल बनाया। दिन में तो जाने नहीं देते थे, तो नाइट स्कूल बनाया उन्होंने। डिप्रेस्ड क्लास मिशन, ये बहुत बार आता है, डिप्रेस्ड क्लास मिशन राणा वी.आर. शिंदे द्वारा। डिप्रेस्ड क्लास मिशन वी.आर. शिंदे द्वारा। दोस्तों, इसमें अंबेडकर साहब के कुछ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, फेडरेशन और ये मिशन बहुत कंफ्यूजन है, तो कल वाले वीडियो में हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। तो इस तरीके से हो गया। राणा डे की बात कर रहे हैं, तो राणा डे को क्या बोला जाता है? इनको पश्चिम भारत का पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, और इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात जस्टिस राणा डे को, और महादेवी को, इनको राणा डे को ही पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। इस तरीके से हम लोगों का वीडियो कंप्लीट होता है। तैयारी करते रहिए दोस्तों, सुबह मिलते हैं 6 बजे, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।